इंडिया में चाहे कोई सा भी रियलिटी शो हो, जब भी कोई भी कंटेस्टेंट या कोई भी होस्ट कुछ भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की हजारों क्लिप्स कटती है, रील्स चलती है, यूट्यूब शॉर्ट्स चलती है और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ट्विटर पे डिबेट्स होती है। हर जगह उसी की बात हो रही होती है, चाहे ये लॉकअप हो, बिग बॉस हो, रोडीज हो या स्प्लिट्सविला। और अभी कुछ दिनों पहले लॉकअप सीजन 2 में भी एग्जैक्टली ये सेम चीज हुई थी। अश्विनी ग्रोवर की वाइफ माधुरी ने एक स्टेटमेंट दिया, मतलब जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। जितने अमीर लोग बच्चा पैदा करेंगे अमीरी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और जितने गरीब लोग बच्चा पैदा करेंगे गरीबी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और जैसा शो के प्रोड्यूसर्स ने सोचा था एग्जैक्टली वही हुआ। इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया और हर जगह इसी की बातें होने लगी। किसी ने कहा कि ये एलिटिज्म एट इट्स अगलिएस्ट है कि अगर गरीबी की वजह गरीब परिवारों के ज्यादा बच्चे होना है तो अश्नीर अपनी अनुमानित 900 करोड़ रुपए की संपत्ति से 1800 परिवारों को 50-50 लाख रुपए दे दें। अब मेरा एग्जैक्टली स्टेटमेंट पे क्या ओपिनियन है कि हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ। रियलिटी ये है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है तो वो माधुरी का नहीं बल्कि लॉकअप सीजन 2 के प्रोड्यूसर्स का है। बिकॉज बस इस एक स्टेटमेंट की वजह से हजारों रील्स कटी, ट्विटर पे डिबेट्स हुए और लाखों क्रिएटर्स ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया और बिना एक भी रुपया एक्स्ट्रा स्पेंड करे लॉकअप सीजन 2 ने पूरे देश का अटेंशन ले लिया। और एक बार जब किसी शो को अटेंशन मिल जाता है तभी शुरू होता है हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस गेम, जिसको आज हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको बिजनेस का, मार्केटिंग और फाइनेंस का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, हाइप करो, सब्सक्राइब करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। जिसके पहले हम आगे बढ़े, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज को एक सीजन होस्ट करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये अमाउंट ज्यादा है या कम है, सवाल ये है कि शो के पास एक्जैक्टली इतने पैसे आते कहां से हैं किसी को भी देने के लिए। समझने के लिए हमें सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा कि रियलिटी शो एक्जैक्टली पैसा कमाते कहां से। ये तुम्हें एग्जैक्ट रीजन पता है क्यों बिग बॉस, लॉकअप, स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शोज इंडिया में इतने सक्सेसफुल होते हैं? इसका रीजन ये है कि इंडिया में कभी भी एक चीज की कमी नहीं होती और वो होता है लोगों का फालतू टाइम और उनका अटेंशन। और अगर तुम्हें स्टेटमेंट हार्श लग रहा है ना, तो हार्श नहीं बल्कि रियलिटी है, क्योंकि आज भी इंडिया में हजारों लोग YouTube लाइव पर किसी इंसान को बस सोते हुए देखते हैं। तो एक बार सोचो अगर इन्हीं लोगों को फ्री में एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड मसालेदार शो मिल जाए जिसमें भर भर के कंट्रोवर्सी हो, फाइट हो, रोमांस हो, हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हो, तो ये लोग उस शो को क्यों नहीं देखेंगे? नटशेल ये सारे रियलिटी शोज का असली बिजनेस यही होता है कि तुम्हें कोई कंटेंट नहीं बेचते हैं, ये तुम्हारा अटेंशन बेचते हैं आगे दूसरे लोगों को। व्यूअर्स का अटेंशन बेचा जाता है अलग अलग लोगों को उनकी नीड के हिसाब से, एडवर्टाइजर्स को, स्पॉन्सर्स को और बड़े बड़े ब्रांड्स को। अगर तुम एक बार डेटा देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा ये जितनी भी रियलिटी शोज होते हैं ना, इनकी जो ऑडियंस होती है ये हमेशा टियर 2, 3 और 4 से आती है और एग्जैक्टली ये जानबूझ के इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि शो के प्रोड्यूसर्स को भी पता है कि यही वो लोग हैं जो ये टाइप का कंटेंट देखेंगे और दिन भर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और ये समझने से पहले क्यों टियर 2, 3, 4 सिटीज को टारगेट किया जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक रियलिटी शोज की एग्जैक्टली कितनी इनकम स्ट्रीम्स होती है। इसके लिए हम लोग लॉकअप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस शो को प्रोड्यूस करती है एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स, लेकिन बालाजी खुद कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए ये अपना कंटेंट बाकी प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस करता है और उन्हें सेल करता है, तो ये बड़े प्लेटफॉर्म्स बाद में इस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। सीजन 1 में MX प्लेयर और ऑल्ट बालाजी इनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स थे और सीजन 2 में नेटफ्लिक्स है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि बालाजी का बिजनेस के सारे शोज बनाता है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस उस शो को ऑडियंस तक पहुंचाने का है और उसके थ्रू वो उसको मोनेटाइज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पब्लिक सोर्सेज ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो लॉकअप सीजन 1 था उसने ओवरऑल लगभग 100 से 120 करोड़ का बिजनेस किया होगा। अब इतने करोड़ का रेवेन्यू एग्जैक्टली आया कहां से, कि हम एक एक करके समझते हैं। देखो लॉकअप का जो सीजन 1 है वो नेटफ्लिक्स या प्राइम की तरह वीडियो सब्सक्रिप्शन पे नहीं चलता है, वो एक अलग ही मॉडल पे काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं अवार्ड, यानी कि एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। इसका बेसिकली ये मतलब है कि शो देखना एकदम कंप्लीटली फ्री है, लेकिन जितना ज्यादा लोग शो देखेंगे उतने ही ज्यादा एड्स चलेंगे एंड अल्टीमेटली जितने ज्यादा एड्स चलेंगे उतना ही ज्यादा बिजनेस होएगा, उतना ही ज्यादा रेवेन्यू होएगा। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है लॉकअप सीजन 1 का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू एड से ही आया है, लगभग 45 से 66 करोड़ के बीच में। लेकिन इतने बड़े शोज में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही पैसा नहीं आता है बल्कि अलग अलग स्पॉन्सर्स भी होते हैं। जैसे लॉकअप सीजन 1 में लगभग 21 स्पॉन्सर थे, विच इंक्लूडेड बोट, लेंसकार्ट, मामाअर्थ, नॉइज, द मैन कंपनी एंड और भी बहुत सारे। सो अगेन अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ब्रांड पार्टनरशिप और स्पॉन्सरशिप से लगभग 30 से 35% रेवेन्यू जनरेट किया गया था, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 30 से 42 करोड़ के बीच में। एंड द थर्ड लेग ऑफ रेवेन्यू इज प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड
स्पॉन्सर्ड टास्क। प्रोडक्ट प्लेसमेंट एक्जैक्टली क्या होता है मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप सभी लोगों ने हेरा फेरी मूवी देखी होगी और उसके अंदर एक सीन आता है जहाँ पे डोमिनोज को बहुत सटली इंटीग्रेट किया जाता है। उस सीन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी उस सीन को डाला गया क्योंकि स्पॉन्सर्स ने उसके पैसे दिए थे। वो एक एड, टिपिकल एड जैसा नहीं लग रहा था, तभी उस एक पर्टिकुलर सीन ने लाखों रुपए की मार्केटिंग करी थी। और ये टाइप की मार्केटिंग करी जाती है प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जिससे एक नॉर्मल यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसे कुछ बेचा जा रहा है, कुछ सेल किया जा रहा है। बस सटली उसके दिमाग में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, आइटम की, ब्रांड की एक इमेज डाल दी जाती है। इसी के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 चल रहा है। अगर आप उसमें देखोगे तो समय रैना हर एपिसोड में स्निच के कपड़े पहनता है। अब अगर आप ऑफिशियली जाके सर्च करोगे तो स्निच पर्टिकुलर शो का कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन तब भी उस पर्टिकुलर ब्रांड की लाखों करोड़ों रुपए की मार्केटिंग हो रही है क्योंकि समय रैना उसे पहन रहा है। और यही एक एग्जांपल है प्रोडक्ट प्लेसमेंट का। और ये चीज काम भी कर रही है क्योंकि ऑलरेडी स्निच का वो पर्टिकुलर डिजाइन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अब ये सारी बातें तो हो गई लॉकअप सीजन 1 की। अब हम बात करते हैं सीजन 2 की। देखो अभी तक सीजन 1 में क्या हो रहा था, जो प्रोड्यूसर्स थे वो डिपेंडेंट थे एड्स पे और व्यूअरशिप पे। उनको नहीं पता था कि कितने लोग शो देखेंगे, कितना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रेवेन्यू आएगा। लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 के ऑफिशियल राइट्स खरीद चुके हैं, जिसका बेसिकली ये मतलब है जो भी शो के प्रोड्यूसर्स है एक फिक्स्ड प्रीमियम लाइसेंसिंग फी मिलेगी। इसकी वजह से इनका ओवरऑल बिजनेस काफी ज्यादा स्टेबल और लेस रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इनको पता है यार शो चले या ना चले, हम लोगों को तो नेटफ्लिक्स इतना पैसा दे रहा है। और इसके बदले में नेटफ्लिक्स को क्या मिल रहा है, उसको बेसिकली एक ऐसा शो मिल रहा है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूके में, यूएसए में, कनाडा में और बहुत सारी उन कंट्रीज में चलेगा जहाँ पे इंडियन ऑडियंस रहती है। नेटफ्लिक्स उनको सब्सक्रिप्शन बेच के उनसे पैसे कमाएगा। सो जहाँ पे सीजन 1 का बिजनेस मॉडल था मोर व्यूज इज इक्वल्स टू मोर एड रेवेन्यू, सीजन 2 का बिजनेस मॉडल बन गया है प्रीमियम कंटेंट इज इक्वल्स टू प्रीमियम लाइसेंसिंग डील। अब एक्जैक्टली लाइसेंसिंग फी कितनी मिली वो चीज तो डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन दोनों सीजन में एक चीज कॉमन है, लोगों का अटेंशन। क्योंकि चाहे पैसा एडवर्टाइजर्स दे या नेटफ्लिक्स, अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो कोई भी प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो ये सब सुनने के बाद नेचुरली दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार अर्पित ये सारे शोज एग्जैक्टली अटेंशन कैप्चर कर कैसे पाते हैं, वो भी एक ऐसे डिजिटल एरा में जहाँ पे लोगों का अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर इसका आंसर मेरे को सिंपल वर्ड में देना होगा तो मैं बोलूंगा कंट्रोवर्सी, बिकॉज कंट्रोवर्सी इज नॉट द प्रोडक्ट, कंट्रोवर्सी इज द मार्केटिंग। बिकॉज इफ यू लुक एट थिंग्स क्लोजली यू रियलाइज दैट हर एक नई कंट्रोवर्सी एक नया मार्केटिंग कैंपेन बन जाता है। भले वो बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की राइवलरी हो, या फिर ओम स्वामी का कंटेस्टेंट्स पर यूरिन थ्रो करना, या फिर MC स्टैन के एग्रेसिव डायलॉग्स, देखो ये सारे सिर्फ टीवी मूवमेंट्स नहीं है, बिकॉज इन सारे मूवमेंट्स पे हजारों एडिट्स होते हैं, शॉर्ट्स चलते हैं और क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि शो को इस मार्केटिंग के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। लॉकअप के साथ भी ये एग्जैक्ट सेम चीज हुई। उनकी कंट्रोवर्सीज चली जब मुनक्कर फारिक ने लाइव शो में अपनी शादी और बच्चे के बारे में कन्फेशन किया। इंटरनेट भर गया रिएक्शन वीडियोस से, फैंस डिवाइड हो गए और उस कंट्रोवर्सी ने शो को और भी ज्यादा रीच दी। दूसरी तरफ है वो पूनम पांडे का प्रॉमिस, जिसमें उन्होंने व्यूअर्स से वोट्स मांगते हुए एक हाईली कंट्रोवर्शियल कमिटमेंट कर दिया था। उन्होंने प्रॉमिस किया कि कैसे अगर उनके फैंस उन्हें एलिमिनेशन से बचा लेंगे वोट करके तो वो लाइव स्ट्रीम पे आके टी-शर्ट उतार दें। और अगेन इससे क्या हुआ, सोशल मीडिया पे हजारों क्लिप्स बनी, लोगों ने रिएक्ट किया एंड अल्टीमेटली के रियलिटी शो की सबसे ज्यादा मार्केटिंग हुई। अगर तुम वीडियो ध्यान से सुन रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, यार लोग एक्जैक्टली कंट्रोवर्सीज में इतना इंटरेस्ट और ध्यान देते भी क्यों? इसका सिंपल आंसर ये है कि लोगों को उस पर्टिकुलर शो की आदत डलवा देते हैं। नोटिस किया कैसे बिग बॉस जैसे रियलिटी शो सिर्फ 10 या 15 एपिसोड्स नहीं निकालता है, इनके लिटरली 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स होते हैं। ये शोज लिटरली हर दिन टेलीकास्ट होते हैं। एंड यूजुअली क्या होता है, पहले हफ्ते तो लोग बस क्यूरियोसिटी में आके देख लेते हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते से कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और फिर हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट कंटेस्टेंट बन जाता है। और तीसरे हफ्ते तक आते आते के लोगों की आदत बन जाती है कि खाना खाते हुए या अपने ब्रेक टाइम में एक एपिसोड देखना है। और साइकोलॉजी गेम सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है, हर शो जानबूझ के एक ऐसे मोमेंट में एंड किया जाता है जहां तुम्हें एक क्यूरियोसिटी हो, जिसे हम लोग कहते हैं क्लिफ हैंगर। जब भी शो एंड होने वाला होता है हमेशा कुछ ऐसा बोला जाता है जिससे एक व्यूअर के दिमाग में ऑटोमेटिकली एक क्यूरियोसिटी जाग जाए, अरे बाप रे अगले एपिसोड में क्या होगा, या कल पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है, या नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि किस कंटेस्टेंट ने सबसे बड़ी गलती करी थी। जानबूझ के ये सारी चीजें इंजीनियर करी जाती है। एंड फाइनली ऑन टॉप ऑफ दिस देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोमो। इमेजिन करो आप मंडे मॉर्निंग कॉलेज जाते हो, ऑफिस में हो, या बस कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अब एक चीज नोटिस करते हो कि हर जगह बिग बॉस की बातें हो रही है, बिग बॉस की क्लिप्स चल रही है, आपके आसपास के दोस्त और कलीग सिर्फ बिग बॉस के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, किसको वो हेट करते हैं, किसके ओपिनियंस के साथ वो अग्री करते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको इस पूरी कॉन्वर्सेशन का कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता है, तो आपको लोनली फील होता है, लेफ्ट आउट फील होता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड अगेन इसकी वजह से क्या होता है, आप पहला एपिसोड देखते हो, दूसरा देखते हो और फिर धीरे धीरे ये सेम पैटर्न रिपीट होता है, आपको भी धीरे धीरे करके उस शो की आदत लग जाती है। सो यस, दिस वाज द एंटायर केस स्टडी, कैसे रियलिटी शोज पैसे कमाते
आते हैं, देखो बिजनेस में हमेशा सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, कभी कभी बिजनेस अटेंशन का भी होता है। एंड अब कमिंग बैक टू माय ओपिनियन ऑन द कंट्रोवर्सी जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस करी थी। देखो मुझे पर्सनली लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हर गरीब फैमिली के लिए नहीं था, लेकिन ये स्टेटमेंट 100% गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई फैमिली अपने 2 टाइम के खाने का भी अरेंजमेंट नहीं कर सकती तो बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक नीड अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो बिना किसी प्लानिंग के 6-7 बच्चे कर लेते हैं, बस इस उम्मीद से कि फ्यूचर में जाके कोई कमा लेगा। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बस गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब, और अक्सर इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चों को भीख मांगनी पड़ती है, चाइल्ड लेबर की तरह काम करना पड़ता है और उन्हें ढंग की एजुकेशन कभी मिल ही नहीं पाती। वहीं पे दूसरी तरफ बहुत से लो इनकम पेरेंट्स उन्हें पढ़ाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उन्हें ढंग की एजुकेशन मिले, और फिर वही बच्चे आगे जाके पूरी फैमिली की जिंदगी बदल देते हैं, उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर देते हैं। पहले आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसे ही डीप केस स्टडीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो। इसी के साथ अगर आपको इंटरेस्ट है कि शार्क टैंक की कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं तो आप जाके ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।